जज बनाया रखा है, ऐसे और जज बने हुए हैं जो आरएसएस की शाखा में जाते हैं और संविधान जज बनने के बाद भी आरएसएस के हिसाब से डिसीजन देते हैं, तो आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए। तो हमारे देश में ईमानदार लोगों का बहुत भारी अभाव है। ईमानदार लोग आवश्यक हैं इसमें, जो कि संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। कुछ चीफ जस्टिस इंडिया या फलान ढिकाना आवश्यक नहीं है, बात समझ रहे हैं ना आप। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं जो 27 लोग वोट कट जाने पर ये कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार दे लेना। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट से आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छी तरीके से संविधान के हिसाब से और लोगों के हित में डिसीजन देगा। मुझे थोड़ा सा शक है कि ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। नीयत का सवाल तो आप देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। सर, बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया है। कैसे देख रहे हैं, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। देखिए 27/5/2026 को भी जजमेंट आया जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई और जोमारा बागची के द्वारा। ये जजमेंट बिल्कुल गलत जजमेंट है। मैं ऐसे इसीलिए कह सकता हूँ कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था जो समझने की है। एक मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह था कि क्या चुनाव आयोग को ये अधिकार है, पावर है, क्या वो किसी की नागरिकता को चेक कर सकता है, सिटीजन की नागरिकता को चेक कर सकता है और उसके बेसिस पर नाम डिलीट कर सकता है या जोड़ सकता है। ये एक मुद्दा था, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। इसी पर ज़्यादा विवाद मच रहा है। एसआईआर करने की पावर, देखो जहाँ तक पावर का सवाल है तो पावर करने की पावर थी उनको, इलेक्शन कमीशन को, लेकिन कब कर सकता है ये मुद्दा था। मतलब कब कर सकता है, कितने एरिया में कर सकता है, ये मुद्दा डिफरेंट था। इस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात समझने की है वो ये कि अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा कि वो नागरिकता को चेक करेगा और उसको चेक करके फिर कह देगा साहब ये तो इस देश का नागरिक नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं या और किसी कंट्री के हैं, या इनकी नागरिकता हमारे इसमें इन नागरिकता के लिए एंटाइटलमेंट का बनता ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, नाम काट देगा उसमें से ना, जैसे अब काटे गए हैं नाम बहुत से आधार पर एसआईआर से काटे गए हैं और जिसमें एक नागरिकता का मुद्दा भी शामिल है, बाकी और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। नागरिकता का मुद्दा सबसे खतरनाक मुद्दा है, क्योंकि अगर आपको इलेक्शन कमीशन कह देता है कि आप इस देश के नागरिक ही नहीं हैं उसके हिसाब से, तो उस स्थिति में क्या होगा कि फिर इस जजमेंट में खैर वो प्रोसीजर आगे और ही बताया गया है, लेकिन वो एक डाउटफुल हो गया, कोई एक तरह से विदेशी हो गया। अभी आपने देखा होगा कि बंगाल में क्या चल रहा है, जो लोग नागरिक नहीं माने जा रहे हैं या सीआर एनआरसी में वो जो लोग बाहर हो गए हैं, या अब इलेक्शन कमीशन ने भी वहाँ पर एसआईआर करके जिन लोगों के नाम काट दिए हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं या और किसी कंट्री के बताए जा रहे हैं, उनको वो डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी सच्चाई कुछ नहीं पता कि आखिर उनका क्या होने वाला है, क्योंकि एसआईआर में अब आगे आपको पता है कि अभी कमीशन जो है, ट्रिब्यूनल जो है उसका काम कर रहा है। ट्रिब्यूनल में भी अपील बहुत सारी पेंडिंग है, वो भी डिसाइड नहीं होनी 27 नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो अगर कोई हमारे देश का नागरिक नहीं है तो उनको बाहर किया जा सकता है, लेकिन उसको बाहर करने की प्रक्रिया है उसके तहत होना चाहिए। हमारे देश में देखो, मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी समझ लें कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो नागरिकों को नहीं, वो किसको मिलता है, वो पर्सन्स को मिलता है। मतलब हमारे संविधान में दो तरह की बातें हैं। एक तो अधिकार वो हैं जो अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, सिटीजन को मिलते हैं। एक अधिकार वो हैं, बहुत से अधिकार इस तरह के हैं जो पीपल्स को मिलते हैं, जो नागरिक ना हो दूसरे कंट्री को, उनको भी मिलते हैं। तो राइट टू लाइफ एंड लाइफ और जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल 21 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पीपल्स को मिलता है, जिसमें नागरिक भी शामिल हैं और गैर नागरिक भी शामिल हैं। अब बात समझ रहे हैं ना आप। ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई विदेशी हमारे इंडिया में आ गया है किसी तरीके से, तो हम ऐसा नहीं है कि भारत सरकार लेगी उसे गोली मार देगी। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे गोली नहीं मार सकती कि हमारे इंडिया में एंट्री कर गया तो भाई गोली मार दो इनको, तो नहीं। उसकी प्रक्रिया है, लॉ है पूरा, उसको आप डिपोर्ट करने का, भेजने का तरीका है, उसके हिसाब से सरकार काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है वो ही पता। लेकिन एक बात मैं और बता दूँ अब एसआईआर के मुद्दे पर आने से पहले, जैसे आपने पूछा ना कि अगर विदेशी है तो उसको बाहर भगाना जरूरी है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तय कैसे होगा कि ये विदेशी है कि इंडियन है, नागरिक हमारे देश का है कि नहीं है, ये तय कौन करेगा। तय करने का वैसे देखो, अगर सिटीजनशिप एक्ट के तहत हम देखें तो वो होम मिनिस्ट्री का, भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री जो अमित शाह बैठे हुए हैं, क्या ये लोग ईमानदारी से संविधान के हिसाब से सही काम कर रहे हैं? पता चली कि इंडियंस को आप ये बांग्लादेशी डिक्लेयर कर देंगे या पाकिस्तानी बता देंगे कि हमारे देश का नागरिक नहीं है, आप फिर भागते फिरिए और उनको धक्का मार करके आप पाकिस्तान बांग्लादेश में किसी में भेज देंगे। ऐसा पहले हो चुका है, ये पहली बार मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पहले हो चुका है। इन्होंने हुआ ये था कि एक बांग्लादेशी महिला को, उसके बच्चों को दिल्ली या हरियाणा से पकड़ा, अब से करीब 6-7 महीने पहले पकड़ के उनको कह दिया बांग्लादेशी है, और उनको बांग्लादेश के बॉर्डर पे ले जाकर धक्का मार के उन्होंने बांग्लादेश में एंटर करा दिया। उसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने इस पर आपत्ति करी, बाकी कोर्ट ने भी क्या कहा कि भाई ये बांग्लादेशी नहीं तो भारत के नागरिक, इनके आधार कार्ड हैं, बहुत सी चीज़ और भी हो सकती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला का जब वो मामला अभी तक चल रहा है।
वो मामला अभी तक चल रहा है। और उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार से कहा कि आप ऐसा करिए कि इनको इंडिया बुलाइए। अभी केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो अभी इसका तय नहीं हुआ कि बांग्लादेशी हैं या नहीं है, या भारतीय नागरिक हैं कि नहीं है। आप इन्हें बुलाइए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उनको इंडिया लाया गया, बांग्लादेश से इंडिया लाया गया। वो लेडीज़ थी, उसके 2-3 छोटे बच्चे थे। आप उनके वीडियो देखिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक सवाल है ना, सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना होगा। आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं जो 27 लोग वोट कट जाने पर ये कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, अगले बार दे लेना। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट से आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छी तरीके से संविधान के हिसाब से और लोगों के हित में डिसीजन देगा? मुझे थोड़ा सा इस पर शक है। देखो ये तो बात सही है कि जो इलेक्टोरल रोल है, जो मतदाता सूची है, वो ठीक तरीके से होनी चाहिए। लेकिन एक बात ये भी समझने की है, क्या समझने की है कि वो जो सूची बनाई जा रही है वो लोग क्या ईमानदारी से काम कर रहे हैं या बेईमानी से काम कर रहे हैं? क्योंकि देखो आपको पता होगा कि अभी एसआईआर में बंगाल के एग्जाम्पल अगर लें, हम जजमेंट पर भी आते हैं थोड़ी देर बाद, अगर बंगाल के एग्जाम्पल भी लें एसआईआर के संबंध में, तो ये पता है कि पहले बहुत से नाम कटे थे, 32-34 लाख नाम कटे थे। कुछ नाम फिर बाद में जो जुडिशियल स्क्रूटनी में जो वहाँ के कुछ जजेस थे, मजिस्ट्रेट, सिविल जज और एडीजी लेवल के, उनको लगाया गया 600 से 800 के आसपास शायद। उन्होंने फिर भी नाम कटे रहने दिए। 27 लाख नाम बाद में लास्ट में कटे रह गए। उनका मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है, ठीक है ना, जिन्होंने अपील कर रखी उनके लिए। तो देखो मैं बता दूं कि उसके बाद जो अपील गई है ट्रिब्यूनल में, उसमें हाईकोर्ट के जजेस रिटायर्ड जनरली जो है उसमें वो उस बेंच को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। उन्होंने एक बेंच ने तो 90% से ज़्यादा नाम जो हटाए थे, जो जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद में, वो उन्होंने ऐड करने के ऑर्डर किए। उस जज साहब का नाम पता होगा आपको, वो जज साहब ने अभी रिजाइन भी कर दिया है। उन जज साहब ने अभी रिजाइन भी कर दिया है। आप बात समझ रहे हैं ना? तो देखो बहुत सारी चीज़ें देश में चल रही हैं, हमें उस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जो सरकार है, अगर निष्पक्षता के साथ में, ईमानदारी के साथ में वास्तव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहती है, तभी जो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल जो वो जो है लिस्ट बननी है वो बनेगी। अगर वो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव उन्हें कराना नहीं है, तो वो जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं उनका नाम काटवा देंगे। ये विपक्ष के मुंह पे तमाचा है, उसके गाल पे तमाचा है। क्या चीज़, क्या तमाचा? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो नहीं, इसमें तमाचे की बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट फैला रहे थे ये लोग। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो बहुत सारे गलत आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंटों को आए दिन रिव्यू करता रहता है। मतलब ऐसे जजमेंट, अनग्रेड जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह देता है कि हमारे जजमेंट पहले हमने दिए थे वो गलत जजमेंट दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फाइनल ना समझें। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये फाइनल नहीं है। फाइनल मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल माना जाता है, लेकिन वो जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट गलत आ रहे हैं, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ही अपने जजमेंटों को रिव्यू करके पलट दे रहा है। बहुत से केसेस में ऐसा हुआ, अनगिनत केसेस में ऐसा आजकल तो बहुत चल रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये विपक्षी पार्टियों के खिलाफ अगर जजमेंट दे दिया और भारत सरकार के पक्ष में दे दिया, इलेक्शन कमीशन के पक्ष में दे दिया, इसको आप ऐसे देख के ना चलें कि इनके तमाचा मुंह पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बहुत से जजमेंट पहले आए सुप्रीम कोर्ट के, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पलटे भी गए हैं। दो ज़्यादा एसआईआर का सवाल है, मैं आगे और बढ़ते जजमेंट का सवाल है। तो देखिए इसमें जो खास बात समझने की है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि इसमें है कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता के पॉइंट को प्राइमा फेसाई मतलब देखेगा कि नागरिक है कि नहीं है, और उस देखने के बाद में उसे लगता है कि नागरिक नहीं है देश के, तो उनका नाम काट देगा। ये लगता है नागरिक है तो उनका नाम जोड़ देगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि नागरिक होना और चुनाव वोटर ना होना ये दोनों अलग चीजें हैं। उसने कहा कि आप नागरिक हैं, वोट कर सकते हैं दस्तावेजों के आधार पर। नहीं, नागरिक है तो वोट नहीं कर सकता। नहीं, नागरिक है वोट कैसे कर सकता है? 18 साल से ऊपर तो वोट करके सकता है। दस्तावेजों में कमी हो, दस्तावेज ना हो, नहीं करना चाहिए ना। बट दस्तावेज क्या होते हैं? देखो अब समय पे जो दस्तावेज ना मिले। हाँ, देखो समय के साथ ये काम कर रहे हैं। आप अगर ये कह दो कि 10 करोड़ लोगों के आप वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ने घटाने काम आप 2 महीने में कर दो, समय का भी इंपॉर्टेंट पहलू है। टाइम कितना दिया गया है इस काम करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट पहलू है। अब जनगणना चल रही है ना, जनगणना पूरे देश की जनगणना चल रही है, तो 2 साल करीब लगेंगे। अगर आप कह दो कि जनगणना को 2 महीने करके लेकर के आओ, फिर क्या होगा? कि बस ऐसे ही काम होगा, उल्टा सीधा काम करके उल्टा सीधा रिपोर्ट फाइल हो जाएगी, क्योंकि समय की ज़रूरत भी है। मैं आपसे कह दूं, आपसे मुझे बताइए कि आप एक दिन में 1 लाख वीडियो बना के दे देंगे बना करके? एक दिन में आप वीडियो 1 लाख इंटरव्यू ले सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है ना। तो समय जो है कितना दिया गया है काम पूरा करने के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है। जो भी ऐसे चल रही हैं, बस समय के तो अभाव तक इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए, पहले से 2 साल पहले शुरू कर दीजिए, कौन मना कर रहा है? और जिससे कि देखो मैं आपको बता दूं, जिससे कि समय के साथ वो चीज़ें पूरी हो जाएं।
और खाली एसआईआर में नाम हटना या जुड़ना ही नहीं, जिन लोगों के नाम हटे हैं या गलत जुड़े हैं तो उनको भी अपील करने का अधिकार है, और अपील वो पूरी डिसाइड हो जाए ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी पीछे पिक्चर में आते हैं, वो भी अपील हो सकती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट राइट है वोट देने का अधिकार। हाँ, एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात अच्छी कही है, क्या वोट देने का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार फंडामेंटल राइट से जोड़ा है, नहीं सॉरी संवैधानिक अधिकार से जोड़ा है। आप बात समझ लें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अच्छी बात कही है, वो एक ही बात अच्छी है, तो क्या अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोट देने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया है। मतलब संविधान का अधिकार है, फंडामेंटल नहीं, लेकिन संवैधानिक अधिकार जो आर्टिकल 324 से निकलता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की पावर है। अब तक क्या था कि हमारे देश की न्यायपालिका भी ये कहती थी कि ये वोट देने का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट से निकलता है, उससे मिलता है, ये कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया संवैधानिक अधिकार। एक बात ये सिर्फ एक अच्छी है कि जो वोट देने का अधिकार का स्टैंडर्ड जो है ना वो ऊपर हो गया, जो कानूनी अधिकार से हट करके वो ऊपर प्रमोशन हो गया, वो हो गया कौन सा संवैधानिक अधिकार, और उससे ऊपर अधिकार होता है, इसे बोलते हैं कौन से, फंडामेंटल राइट, जो संविधान का पार्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या चुनाव आयोग को एक बड़ा कवच मिल गया है, उसे कुछ भी कितने भी वोटरों को काटने का, नाम काटने वो तो मिल ही गया है, वो तो कोई बात ही नहीं है, किसी आधार पर नाम काट सकता है, और नाम काट करके प्रक्रिया पूरी भी ना हो, ट्रिब्यूनल में अगर वो केस अभी मैटर पहुंचे भी ना हो, डिसाइड भी ना हुआ हो, उसके बावजूद भी इलेक्शन भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तय करते हैं। बंगाल से क्या हुआ है, आप देखो ना, बंगाल से या बिहार के इलेक्शन से क्या तय हुआ है, या असम के इलेक्शन से, कि नाम काटने की अधूरी प्रक्रिया में ही जो है इलेक्शन हो जाते हैं, तो हो जाने दीजिए, नाम कटे कोई बात नहीं, जैसे जोमल बागची ने कहा भी था, कोई बात नहीं, अगली बार इलेक्शन में वोट दे लेना। तो इस तरह सोच के साथ काम चल रहा है। देखो, जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, अभी एक बात और समझने की है कि जो हम नागरिकता पर पहले आते हैं, सिटीजनशिप पर पहले आते हैं, सिटीजनशिप का जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर मुद्दा है। तो सिटीजनशिप, CAA NRC, ये सिटीजनशिप के लिए चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति मुसलमानों को इस देश से, इनके सारे अधिकारों को ख़त्म करके यहाँ से भगाने की, समझ लो एक तरीके से, या इंडिया में रहते हैं, मजबूरी है इनकी, इंडिया से भगा नहीं सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या है कि उनको कोई भी अधिकार ना बचे ना, इसकी पूरी कोशिश चल रही है। तो मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो ये देख सकता है क्या कि ये नागरिक है कि नहीं है, लेकिन ये देखेगा प्राइमा फेसाई, ये फाइनली डिसाइड नहीं करेगा। फाइनली डिसाइड कौन करेगा सिटीजनशिप के मामले को, वो करेगा कंपीटेंट अथॉरिटी, और कंपीटेंट अथॉरिटी कौन है, वो भारत सरकार की जो है गृह मंत्रालय होता है। ये जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये प्रोविजन पहले से ही आ रहा है, नई बात नहीं, पहले से आ रहा है। मैं एक बार बता दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये अभी तक क्या है, जाँच, सिटीजनशिप की जाँच किसी की नहीं चल रही है, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन थोक में कह देगा, जहाँ 1%, 2% जितने भी कहना चाहे, या कुछ अपने वोटर्स को कि ये तो भाई सिटीजन नहीं है। अब उसकी जांच शुरू होगी कि सिटीजन है कि नहीं है। अभी तक जांच तो भाई चल नहीं रही, ना किसी ने कोई आपत्ति करी है। अब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अधिकार दे दिया कि आप डाउट प्रकट कर सकते हैं किसी पर सिटीजन है कि नहीं, प्रकट कर दिया, फिर उसकी जो है जांच चलेगी, भारत सरकार जांच करेगी। अभी तक बेचारा 1950 से लेकर के 1947 से या 1900 से हो सकता है वो हमारे देश में रह रहा हो, उम्र ज़्यादा हो सकती है उसकी, मैं उस एंगल से कह रहा हूँ। तो अब उसकी नागरिकता चेक हो सकती है, देश का नागरिक है कि नहीं है। ये तो बड़ी आम बात हो गई है कि पहले होता था कि एक भी मतदाता छूटने ना पाए, उसके अधिकार छूटने ना पाए। अब तो लाखों लोग जो है, देखो, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि एक भी मतदाता छूट ना पाए। ये इस ही सिद्धांत के साथ में हमारे संविधान में ये बात रखी गई। तो एडल्ट फ्रैचांज की बात है, जो कि मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, जो वयस्क मताधिकार का कहानी मैं बता दूं, पहले क्या था, मुश्किल से मिला 5-10% को मताधिकार का अधिकार था 1919 के आसपास। 1935 के जब कानून बना तो उसमें क्या हुआ, 30% लोगों को मताधिकार मिला। लेकिन बाद में जो बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उस पर कह दिया कि जो भी एडल्ट है, जो वयस्क है, उसको सभी को मताधिकार मिलेगा, चाहे जाति, धर्म हो, लिंग कोई भी हो, कहीं रहता हो। तो अब क्या हुआ कि सभी को वो मान लिया गया कि ये तो देश के नागरिक हैं और इन सभी को लोग मताधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कह दिया नागरिकता को आप चेक करिए इलेक्शन कमीशन में। एक बार बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन अब करेगा क्या कि कह देगा भाई इनका नाम हमने सही काट रहे हैं, ये तो इसमें नागरिक, देश के नागरिक है ही नहीं है। तो अब क्या होगा कि 4 हफ्ते के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसमें कमीशन उस मैटर्स को रेफर करेगा कंपीटेंट अथॉरिटी सिटीजनशिप एक्ट के तहत, जो यानी गृह मंत्रालय के पास रेफर करेगा। फिर गृह मंत्रालय अगले इलेक्शन जो होने वाले हैं, चाहे पार्लियामेंट के हों, चाहे असेंबली के हों, चाहे लोकल बॉडीज़ के हों, जैसे कि नगर पालिका के होते हैं या पंचायत के होते हैं, तो उनसे पहले कोशिश करेगा कि इस मामले में अपना लास्ट डिसीजन ले ले कि नागरिक है या नहीं है।
तो अब देखो बात क्या है कि सारी गेंद जो है पहले तो इलेक्शन कमीशन के पाले में है, दूसरी बार गेंद फिर भारत सरकार के पाले में है, जो होम मिनिस्ट्री के पाले में। जब मैं पहले कह चुका हूँ कि ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। नीयत का सवाल तो आप देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोगों के अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं। जो लोग, मैं बता रहा हूँ कि खाली ये नागरिकता वाली बात ही नहीं है, जो लोग यहाँ से किसी अपने राज्य से काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते रहते हैं, बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, बहुत राज्यों से, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में, मतलब लाखों लाखों मतलब लोग जाते हैं बेचारे गरीब हैं काम करने के लिए। तो उन बेचारे लोगों को पता भी नहीं है कि हमें जो है ये वोटिंग का कोई कहानी चल रही है, वोटिंग का फॉर्म कैसे भरना है, भरना लेट हो तो क्या करना है। तो बेचारे वो अपना काम में रहते हैं। तो ऐसे वोट भी बहुत बड़ी तादाद में कटे हैं। आप देखो ना, ये नागरिकता वाली कहानी थोड़ी अलग है, ऐसे वोट ही बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं। तो वो तो वोट के अधिकार से वंचित रह गए। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जो फैसला आया है, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि अब बीजेपी मनमानी करेगी कि किसे वोटर बनाना है, किसे वोटर नहीं बनाना है, क्योंकि वो तो लगातार कह रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी जो है आपस में मिले हुए हैं। ना तो इसमें क्या गलत कह रही है मुझे आप बताते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बात को तो हम भी कहते आ रहे हैं कि देखो विपक्ष अभी समझ नहीं पा रहा। पहले तो ये समझ ले कि विपक्ष खाली चुनाव आयोग और भारत सरकार ही मिली हुई नहीं है। मैं तो कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ है इसमें, न्यायपाल का भी इसमें कुछ हद तक मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत छोड़ो, वो भी मिली हुई है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगा सर। लगती रहने दीजिए, ऐसा कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि मिली हुई, इसीलिए कह सकते हैं कि जजमेंट जिस तरह से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका के जजमेंट जितने भी आ रहे हैं वो भारत सरकार के पक्ष में आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पक्ष में आ रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि न्यायपालिका भी कुछ हद तक वहाँ से मिली हुई है। ऐसा मुझे इस जजमेंटों से और जजमेंट से लगता है। सर एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, वो भी मामला चल रहा है। पिछली बार सुनवाई हुई थी तो उसमें आपने विपक्ष के एक नेता को रख के ये स्वतंत्रता का जो है दिखावा कर रहे हैं। तो ये कैसे देख रहे हैं? ये नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले क्या था, आपको लोगों को पता होगा, 2021 की जाते मैं समझता हूँ बात है शायद, 2021 की बात है शायद मेरे ख्याल से। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के 23 के बाद में साल बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे, इन्होंने जजमेंट दिया था। उसमें ये कहा था कि भाई कि जो इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर की या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो होगी वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, कमेटी करेगी। कमेटी में कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और कौन होंगे? चीफ जस्टिस इंडिया होंगे। तो उन्होंने चीफ जस्टिस इंडिया को कमेटी में डाल दिया। और फिर लेकिन उन्होंने ये भी लिख दिया था उसमें, यही बात ध्यान रखने की है कि ये जो हमने जो आप सिस्टम बनाया है कि CGI भी उसका पार्ट होगी कमेटी का, जो चुनेगी इलेक्शन कमिश्नर्स को, तो उसको वो तब तक रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देती। तो मोदी जी को वो पसंद नहीं आया और मोदी जी ने कोई इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट नहीं किया और वेट करते रहे। और 7-8 महीने 9 महीने का अंतराल, मुझे लगता है दिसंबर के आसपास उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया। 24 की शायद मेरे ख्याल से बात है और 23 की बात है, मैं साल बोल रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, चीफ जस्टिस इंडिया नहीं रहेंगे, इसमें तो एक मिनिस्टर रहेगा और केंद्र का, और मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी। यानी कि अब लीगल पोजीशन क्या है कि जो कमेटी इलेक्शन कमिश्नर्स को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी, वो कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड एक मिनिस्टर होगा केंद्रीय, और तीसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। तो बहुमत तो दोनों का हो गया, प्राइम मिनिस्टर का और उनका। तो प्राइम मिनिस्टर जैसा चाहेंगे, सरकार जैसा चाहेगी वैसी अपॉइंट होगा। एक बात होगी। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब उस अमेंडमेंट एक्ट को, जो 23 और 24 का एक्ट था, उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तब ये जो जिसकी बात कर रहे हैं वो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट डेट पर ये कही थी कि ये तो भाई आपने तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कैसे चुना जा सकता है जब इसमें 2 मंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर और इनके द्वारा चुनाव मंत्री। तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि निष्पक्षता बनी रहे। कोई इलेक्शन तो मतलब बहुत बड़ा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा काम तो इलेक्शन ही है, और उससे पहले काम सबसे बड़ा क्या है कि वोटिंग लिस्ट को तैयार करना। तो वोटिंग लिस्ट में ऐसे हंगामा चाहो पूरे देश में। तो सुप्रीम कोर्ट की बात बिल्कुल ठीक थी। अब केस अभी लगा हुआ है, शायद जैसे कि आज लगा हुआ है, लेकिन देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, मैं अभी नहीं कुछ कह सकता। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा आपके, देखो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वास्तव में सही थी। क्या सही थी? कि चीफ जस्टिस इंडिया उसमें रहना चाहिए। लेकिन अगर चीफ जस्टिस इंडिया रहना चाहिए, सूर्यकांत जी उसमें कर दोगे तो क्या करेंगे? ना मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि सूर्यकांत जी को आप बना दीजिए, वही डिसीजन दे रहे हैं यहाँ पर, और वही क्या कर रहे हैं, वो कमेटी के मेंबर बने हुए हैं जो चुनने हैं। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? फिर इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, ईमानदार लोग देश में है नहीं। आप चीफ जस्टिस, मैं बता रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमेटी में होते हैं,
किस स्कीम बताओ, आप बता सकते हैं? मैं आपको दर्शकों को बता रहा हूँ किस स्कीम होती हैं। वो होते हैं सीबीआई के डायरेक्टर चुनने की कमेटी में। सीबीआई का डायरेक्टर चुना जाता है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर अपोजिशन होते हैं, और तीसरे कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीबीआई के डायरेक्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी को आप लोग ही तो कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी तो हम पे ही छापा मार रही है, विदेशी उन लोगों पर जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, जो सरकार के साथ है, उन पर तो किसी छापा नहीं मार रही है। तो इस वक्त देश में आपके दर्शक समझ लें कि चीफ जस्टिस इंडिया भी उस कमेटी का पार्ट हैं जो कि सीबीआई के डायरेक्टर को चुना जाता है। तो सीबीआई के डायरेक्टर भी कौन से निष्पक्ष काम कर रहे हैं? तो आपका ये कहना कि चीफ जस्टिस इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कहना या किसी और को अपॉइंट करना, देखो आप किसी को अपॉइंट कर लो, चाहे आप किसी को इस कमेटी में ले आओ, चाहे चीफ जस्टिस इंडिया को ले आओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज को ले आओ, चाहे आप किसी को ले आओ, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में ईमानदार लोगों का बहुत भारी अभाव है। ईमानदार लोग आवश्यक हैं इसमें, जो कि संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। कुछ चीफ जस्टिस इंडिया या फलान ढिकाना आवश्यक नहीं है, बात समझ रहे हैं ना आप? तो क्योंकि जैसे मैंने सीबीआई के डायरेक्टर का उदाहरण दिया, सीबीआई के डायरेक्टर को चीफ जस्टिस इंडिया की कमेटी चुनती है, तो वो क्या कर रही है वही पता है। अब जैसे मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर अब सीजीआई भी अगर रहेंगे तो सूर्यकांत जी रहेंगे तो क्या होगा, ये तो बता दो मुझे आप। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाओं पर जो अविश्वास पैदा हो रहा है, ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब सीजीआई साहब पर भी जो शक के घेरे में लाना, ये भी तो फिर संविधान के लिए ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए नहीं है ना। ये बात आपकी बात ठीक है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन शक के दायरे में ना ला नहीं रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जजमेंट्स आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जजेस जैसे एलिवेट हो रहे हैं, उनके पीछे जो हिस्ट्री है और जो उन पे एलिगेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो सुप्रीम कोर्ट के जज पे हमला क्यों ना करें, अगर जज बनाया रखा है, ऐसे और जज बने हुए हैं जो आरएसएस की शाखा में जाते हैं और संविधान जज बनने के बाद भी आरएसएस के हिसाब से डिसीजन देते हैं, तो आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो संविधान ने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई थी, लेकिन इन लोगों ने, न्यायपालिका ने, इलेक्शन कमीशन ने, भारत के और इंस्टीट्यूशन ने उनकी जो उनकी निष्पक्षता थी वो खुद ही संदेह में घेरे, उन्होंने खुद ला दी। लोग क्या करें बताइए, है ना? तो देखो ऐसा है, संविधान तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाबा साहब की बात याद रखने की जरूरत है क्या कि संविधान को चलाने वाले गलत होंगे, संविधान कितना भी अच्छा हो वो गलत साबित होगा, और संविधान कितना ही बुरा हो अगर चलाने वाले अच्छे हैं तो संविधान सही साबित होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, संविधान को चलाने वाले लोग वो गलत हैं, इसीलिए संविधान जो है गलत साबित हो रहा है।